नमस्ते। हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम अभय दुबे साहब के साथ बातचीत में आपका स्वागत है। अ, अभय दुबे साहब, एक शब्द हम लोगों को जल्दी, हम लोग इस चर्चा में इस तरह की बातें नहीं करते हैं, लेकिन वो आज देश में इतना विमर्श हो रहा है उस पे, और जहां खोलिए वहां उसी की बात हो रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो ट्विटर और उस पे इतना ट्रेंड हुआ है कि शायद वो हाईएस्ट रिकॉर्ड बनाने जा रहा है, कि इतना कोई शब्द नहीं ट्रेंड हुआ है। मैं बात कर रहा हूं पनौती की। ये पनौती वनौती हम लोगों के समय शब्द नहीं हुआ करते थे। एक दो शब्द मुझे अभी भी याद है। भौकाल नाम का एक शब्द आया था, जो मुझे नहीं समझ में शुरू में आता भौकाल क्या होता है, फिर समझ में आया अच्छा ये भौकाल है। और दूसरा पनौती। इसके दो विषय हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये साइंटिफिक नहीं है और इस पर बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ एक ये भी है कि जब मोदी जी 2014 में उन्होंने आए सत्ता में, तो उन्होंने बार बार अपने को नसीब वाला, कि मैं नसीब वाला, और उस पर लोगों से पूछते थे नसीब वाला चाहिए कि बदनसीब चाहिए, और वो दूसरे को बदनसीब बोलते थे। तो उन्होंने तेल के दाम और क्या क्या चीजों में अपनी नसीब पना दिखाया। आज अगर वही चीज घूम के कोई वर्ल्ड कप, क्योंकि वर्ल्ड कप में जिस तरह की तैयारी थी वो तो अब स्पष्ट है कि अगर उस दिन वर्ल्ड कप इंडिया जीत गई होती तो वो मोदी जी वर्ल्ड कप जीते होते। मोदी जी ने बैटिंग की होती, मोदी जी ने बॉलिंग की होती। तो वो वर्ल्ड कप हारना बीजेपी को पॉलिटिकली भी बहुत नुकसानदेह हो गया है। तो पहली चीज तो यह कि जो पनौती एक शब्द निकला है, और जो पप्पू से कई 10 गुना नहीं 100,000 गुना ज्यादा स्पीड से वापस आके बीजेपी में मोदी जी के ऊपर चिपक गया है। तो पहले इस विमर्श पे एक आपकी राय लेना, उसके बाद आगे बात करेंगे। देखिए, जो लोग पनौती शब्द को अनावश्यक बता रहे हैं और कह रहे हैं कि इससे कोई राजनीति पर असर नहीं पड़ता है, उन्हें अपने उस डायलॉग को याद करना चाहिए जब वो कहते हैं कि पॉलिटिक्स में सारा खेल परसेप्शन का है। मैं तो कभी शब्द का इस्तेमाल करता नहीं। जो लोग परसेप्शन का खेल मानते हैं वो मानते हैं कि झूठे संदेश देकर भी आप परसेप्शन बना सकते हैं। मुझे ना इस तरह की राजनीति पसंद है और ना इस तरह की राजनीतिक समीक्षा पसंद है। इतने दिनों से हम और आप साथ साथ कार्यक्रम कर रहे हैं, मैंने कभी ये बात नहीं कही होगी, लेकिन ये आजकल टीवी चैनलों पर एक बड़ा लोकप्रिय वाक्य है कि राजनीति में सब कुछ परसेप्शन मैटर करता है, यानी लाल डायरी भी परसेप्शन बना रही है, वगैरह वगैरह। तो जब परसेप्शन मैटर करता है तो पनौती से परसेप्शन क्यों नहीं बन रहा है? जो भी परसेप्शन बन रहा है, बहुत से परसेप्शन बन रहे हैं। लाल डायरी से परसेप्शन बन रहा है, कन्हैया लाल से परसेप्शन बन रहा है, तो पनौती से भी परसेप्शन बन रहा है। अब ये परसेप्शनों का टकराव है। पनौती से बनने वाले परसेप्शन को कन्हैया लाल के मसले को उखाड़ के जो चुनाव प्रचार किया गया है, उसके परसेप्शन से इसका टकराव हो रहा है। इसी तरीके से तो ये जो परसेप्शंस बन रहे हैं, लाल डायरी वाला सवाल है, ये जो परसेप्शन बन रहे हैं, टकराव हो रहा है। पनौती से एक बहुत बड़ा परसेप्शन बना है जो कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ जाता है। अब इसमें बात कही जाती, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री भी हैं, वो केवल नेता नहीं, राजनीतिक नेता नहीं है, तो प्रधानमंत्री के खिलाफ इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए थी। इसी प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी को बिना नाम लिए चोरों का सरदार कहा है, मूर्खों का सरदार कहा है। इसी प्रधानमंत्री ने बिना नाम लिए हुए क्यों कहा आपने मूर्खों का सरदार? किस विषय में कहा? इसी विषय में मूर्खों का सरदार कहा ना। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के एक नेता कहते हैं, विद्वान नेता कहते हैं कांग्रेस के, कि सब भारतीयों के हाथ में चीन का बना हुआ मोबाइल होता है। अरे मूर्खों के सरदार, आपको भारत में बने हुए मोबाइल। लेकिन क्या इसमें कौन सी बात गलत कही गई? क्या मेरे हाथ में जो मोबाइल है या आपके हाथ में जो मोबाइल है, उस मोबाइलों का ज्यादा बड़ा हिस्सा चीन का बना हुआ नहीं है? क्या कनॉट प्लेस में बड़े बड़े जो स्टोर हैं मोबाइलों के, उनमें चीन के बने हुए मोबाइल नहीं बिकते हैं? दिक्कत की बात क्या है कि मीडिया, प्रधानमंत्री जो कहते हैं, मीडिया कभी भी उसकी तथ्यात्मक समीक्षा नहीं करता। प्रधानमंत्री ने और गृह मंत्री ने अपने भाषणों में इतनी भयंकर भयंकर और बचकानी गलतियां की हैं, जो उनके अज्ञान की सूचना, अगर उनकी सूची बना ली जाए तो भारत में प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे भी उसके ऊपर हंसेंगे। तो ये स्थिति है। तो ये पनौती वाला मामला तो बिल्कुल चिपक गया। ये बात बिल्कुल आपकी सही है, हर व्यक्ति इसकी चर्चा कर रहा है, और इससे कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी की जो एक टेफ्लॉन कोटेड छवि थी, उस टेफ्लॉन कोटेड छवि में कुछ ना कुछ पेनिट्रेशन हुआ है इसका। हाँ, नहीं, मैं प्रभु साहब इसलिए भी कह रहा हूं कि मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी के जो बेसिक रूल्स हैं उसको शायद भूल गई है। अगर आपको इस शब्द को ज्यादा चर्चित नहीं करना चाहिए था तो आपको उसको छोड़ देना चाहिए था, आप उस पर रिएक्ट भी नहीं जी। अब आप उस पर चुनाव आयोग से नोटिस दिलवा रहे हैं, आप ये सब करवा रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है उस ट्रैप में आप खुद ही फंसते जा रहे हैं, आप उसको और उलझा रहे हैं। और ये चीज मैं इस चीज को मानने वाला हूं कि
ये इस बात का सबूत है कि भाजपा को लग रहा है कि पनौती का मामला असर कर रहा है। अगर भाजपा को लग रहा होता कि पनौती का मामले का कोई असर नहीं है, तो भाजपा उसकी खिल्ली उड़ाती और उसको यूं ही नजरअंदाज कर देती, और उल्टा उसी से मिलता जुलता कुछ, क्योंकि भारत हार गया। और उसमें नरेंद्र मोदी की पोशाक याद है आपको, जब वो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के साथ में जी जी ऑस्ट्रेलियन कैप्टन पैट कमिंस को कप देने के लिए आए थे, आपको उनकी पोशाक याद है वो क्या पहने हुए थे? वो भारतीय जी जी क्रिकेट टीम जी की वर्दी के रंग की एक जैकेट पहने हुए थे, नीले रंग की जैकेट, जो कभी नहीं पहनते हैं उस तरह की जैकेट, और उसके ऊपर एक नीले रंग का पटका पड़ा हुआ था जिसके अंदर भगवा रंग की पॉपलिन पाइपिंग लगी हुई थी। मोदी जी ये पहने वो हुए थे। नहीं नहीं प्रोफेसर साहब, मैं हाँ, प्रोफेसर साहब मैं फिर बता दूं, वो जो जैकेट पहने थे वो इंडियन टीम की ब्लू जैकेट के साथ गोल्डन पाइप है, वो इंडियन टीम का, उसको बनवाया गया था, इट वाज मेड टू ऑर्डर। जब वो पूरी जो आप देखिए और एक ड्रेसिंग रूम में जाके देखिए तो वो बिल्कुल, वो तो तैयार होके आए थे बस। तैयार हो, बिल्कुल वही वर्ल्ड बात कप भी कह रहा हूँ, हम लोग एक ही बात कर रहे हैं। मेरा कहना है कि अगर भारतीय टीम जीत जाती उस दिन, तो प्रधानमंत्री इतना बड़ा फुटेज लेते जो ऐतिहासिक होता, उसकी पूरी रिहर्सल की गई थी, पूरी तैयारी की गई थी, और उस तरीके से आए थे। अब वो तो दुर्योग ये रहा कि भारतीय टीम एक एक जिसे कहते हैं टेक्टिकल मिस्टेक हुई भारतीय टीम से पिच बनाने के बारे में, और उस चक्कर में वो हार गई। वरना भारतीय टीम बहुत अच्छी थी, उसको जीतना चाहिए था, हम सब लोगों को उसका बहुत दुख है। इतनी अच्छी कोई भारतीय टीम हुई नहीं है। मेरा तो मानना यह है कि वेस्ट इंडीज की जो एक विश्व विजेता टीम थी, जो हर जगह 2 लगातार वर्ल्ड कप जिसने जीते थे, उस टीम के बाद में सबसे ज्यादा शान के साथ जो पूरा मैच जीतती थी वो भारतीय टीम थी। अब वो इत्तेफाक से हार गई, तो नरेंद्र मोदी का फुटेज लेने का पूरा जो ख्वाब था वो अधूरा रह गया। और फिर वो आए और एक खिसियाती हुई हंसी हंसकर उन्होंने वो विश्व कप पैट कमिंस को दिया। अब वो पनौती तो उनके नाम से चिपक गया है, बहुत मुश्किल है उनके नाम से छुटना। और भाजपा ने जिस तरीके से बढ़ चढ़ के उसके ऊपर प्रतिक्रिया की है और चुनाव आयोग से नोटिस दिलवाया है, उससे और भी ज्यादा वो चिपकेगा उनके नाम से। मैं प्रोफेसर साहब एक चीज नहीं, मैं इसलिए थोड़ा इसको क्योंकि ये सब दस्तावेज हैं, आज से हो सकता है 10 साल बाद लोग आपने क्या कहा मैंने क्या कहा, मैं एक और चीज बता दूं। अगर कोई इस पे जांच करे कि भारत की टीम क्यों हारी, तो पहली चीज होनी चाहिए कि आप उसका ये मैच आपने अहमदाबाद में क्यों कराया। हिंदुस्तान इंग्लैंड में कोई मैच होता है सबसे इंपॉर्टेंट लॉर्ड्स में होता है भाई फाइनल, हिंदुस्तान में वानखेड़े या ईडन गार्डन्स में होना चाहिए था। इसके सिवा तीसरी जगह नहीं हो सकता है। खिलाड़ी वहां के थे, लोकल एनवायरमेंट जानते थे, पिच को जानते थे, उस पिच पे रोज प्रैक्टिस करते हैं। तो पहला कारण, मैं क्योंकि पनौती की बात नहीं है, अगर ये जांच भी हो जाए तो किसने वहां क्यों ले गए आप अहमदाबाद, एक तो ये। दूसरा है, मैं एक चीज आपसे और पूछ लूं, मेरी याद में प्रोफेसर साहब, ड्रेसिंग रूम की, अब मैं 1-2 साल का लोग बहस करने लगते हैं, लेकिन ड्रेसिंग रूम सैक्रोसेंट होता है, गर्भगृह की तरह होता है। मैंने आज तक ड्रेसिंग रूम की एक भी फोटो नहीं देखी है। ड्रेसिंग रूम की गॉसिप्स बाहर आई हैं, लेकिन ड्रेसिंग रूम की फोटो एक भी आज तक नहीं आई है। ये भाई साहब वहां कैमरा लेके, वीडियो कैमरा लेके, स्टिल कैमरा, वहां अंदर घुस गए और इनको और कोई नहीं मिला। शमी को जिस तरह से इन्होंने जबरदस्ती पकड़ के अपने सिर यहां लगाया और तुरंत ट्वीट किया पीएमओ ने कि शमी इनके कंधे पे सिर रख के रोया। अब मतलब ये तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये रह जाए ऑन रिकॉर्ड कि ये सब लोगों ने देखा था। खैर, ये पनौती खिलाफ, देखिए ये पनौती वाला मसला तो तुरंत शुरू हो गया था, तो ये उसके बाद पनौती की पेशबंदी है कि प्रधानमंत्री बहुत ही प्रचार प्रेमी है और इस बात को लेकर बड़े सतर्क रहते हैं छवि के मामले को लेकर, क्योंकि सबसे ज्यादा उनका सारा समय अपने कपड़ों को सुधारने में, अपनी दाढ़ी ठीक करवाने में, अपने बाल ठीक करवाने में, कब दाढ़ी ये एक ऐसा प्रधानमंत्री है जो दाढ़ी की साइज उसका घटता बढ़ता रहता है। आपने देखा ना, जब कोरोना के समय में तो बिल्कुल बाबा हो गए थे, बहुत लंबी दाढ़ी इन्होंने रख ली थी, फिर दाढ़ी धीरे धीरे कम होनी शुरू हुई, अब दाढ़ी फिर पहले जैसी हो गई है। आप बिल्कुल जब प्रधानमंत्री बने थे 2014 में, तब दाढ़ी अलग तरह की थी। तो इनकी ये आमतौर पर दाढ़ी रखते हैं वो अपनी दाढ़ी की शैली बदल, दुनिया में कोई बहुत लोग लेनिन दाढ़ी रखते थे, मार्क्स दाढ़ी रखते थे, जाने कितने लोग, अब्राहम लिंकन दाढ़ी रखते थे, बहुत लोग दाढ़ी रखते थे, लेकिन आपने उनकी दाढ़ी का साइज, दाढ़ी का स्टाइल एक ही देखा होगा। किसी नेता की दाढ़ी का साइज स्टाइल नहीं बदलता है नरेंद्र मोदी को छोड़कर। नरेंद्र मोदी तो बहुत इस बात पर ध्यान देते हैं, वो दिन रात यही करते रहते हैं। जी, मैं प्रोफेसर, मैं आपके एक इजाफा कर दूं, आपको पता होगा लेकिन मैं फिर भी याद दिला दूं
ये जो हाँ। दाढ़ी बढ़ी थी ये बंगाल इलेक्शन को ध्यान में रख के बढ़ी थी, टैगोर के साथ ये टैगोर बन रहे थे, ये हाँ, टैगोर और बन रहे थे भाई। कहा भी जा रहा था कि बंगाल इलेक्शन के बाद फिर ये दाढ़ी कटवा दी जाएगी। कटवा ली जाएगी। हाँ, तो फिर वो तो मैं सिर्फ कहना ये चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी बहुत ही प्रचार प्रेमी और अपनी छवि के प्रति हमेशा बहुत चिंतित नजर आते हैं। आपको ध्यान होगा जब उन्होंने वो बराक ओबामा के साथ में वो अपना कुख्यात सूट पहना था, जिसके बाद में राहुल गांधी ने इनकी उड़ैया लेते हुए कहा था कि ये सूट बूट की सरकार है, तो प्रधानमंत्री उस वक्त तक सबसे बड़ा झटका था ये। और उसके बाद में उन्होंने अपने आप को री इन्वेंट किया है। राहुल गांधी ने जो सूट बूट की सरकार का मामला है, पनौती, जिस तरह पनौती चिपका है ना, उसी तरह सूट बूट की सरकार भी चिपकी थी, आपको याद होगा। जी। तो इतना ज्यादा प्रधानमंत्री ने अपने आप को फिर गरीबों का रहनुमा बनाने की कोशिश की, कैसे अपने आप को अमीरों के प्रधानमंत्री के तौर पे उनकी छवि ना बने, इसकी भरपूर कोशिश की गई है। तो प्रधानमंत्री के लिए ये पनौती वाला मामला ये फंस गया, चिपक गया है। अब मैं एक चीज ये समझना चाहता हूं डॉक्टर साहब कि कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो रिलीज किया, बीजेपी ने किया। कांग्रेस के मैनिफेस्टो पे बीजेपी बात ही नहीं कर रही है। बीजेपी कांग्रेस, अच्छा कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो पे टिकी हुई है। वो कह रही है हमने पिछले मैनिफेस्टो में 58% काम हमने पूरा डिलीवरी किया, ये मैनिफेस्टो ये है। बीजेपी उसके मैनिफेस्टो को छोड़ के कभी कहती है कि राजेश पायलट के साथ बड़ी जाती हुई, फिर कहती है कन्हैया लाल के साथ बड़ी जाती हुई। मतलब भाई बात ये पूछो ना सवाल कांग्रेस से कि कांग्रेस तुमने क्यों किया, तुमने क्या किया तुम्हारा। तो मैं जरा इस पे भी आपसे क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी तो राजस्थान में पूरी तरीके से धार्मिक ध्रुवीकरण करके चुनाव लड़ रही है। हर तरह से उसकी हर कार्रवाई जो है, जैसे जैसे चुनावी कैंपेन अपने आखिरी दौर में पहुंची है, भारतीय जनता पार्टी की चुनावी कैंपेन उत्तरोत्तर धार्मिक ध्रुवीकरण की तरफ गई है। हिंदू बनाम मुसलमान का मामला रहा, तुष्टीकरण का मसला वगैरह वगैरह, बहुत सारी बातें इस तरह की वो कर रहे हैं। और वो कोशिश, उनकी पूरी कोशिश ये है कि लोग हिंदू होकर वोट दें। इसके विपरीत कांग्रेस की कोशिश ये है कि लोग अशोक गहलोत की जो 2 साल में उन्होंने योजनाएं तमाम लागू की हैं, एक लाभार्थियों का अपना एक संसार बनाया है, जनता के बीच में सरकारी रियायतों और सरकारी योजनाओं के जरिए महिलाओं के बीच महिलाओं को स्पर्श देने की कोशिश की है, सरकारी कर्मचारियों को संबोधित किया है, हर व्यक्ति के स्वास्थ्य का ध्यान रखने वाली एक स्वास्थ्य बीमा योजना बनाई है। और ध्यान रखिए कि ये जो अशोक गहलोत की योजनाएं हैं वो किसी एक खास तबके के लिए नहीं है, वो टारगेटेड नागरिकों के लिए नहीं है, वो किसी एक बिरादरी के लिए नहीं है, वो गरीबों के लिए या पिछड़ों के लिए या दलितों के लिए नहीं है। स्त्रियों को अगर छोड़ दिया जाए तो वो सबके लिए नहीं है, वो दरअसल सबके लिए है। जो बीमा योजना है, उनकी स्वास्थ्य बीमा योजना है, उस अमीर को भी मिल रही है और गरीब को भी मिल रही है। तो वो पूरे राजस्थान को वो लोग इनकी योजनाएं संबोधित कर रहे हैं। तो ये भाजपा कांग्रेस की पूरी कोशिश ये है कि लोग जो है ना वो इन योजनाओं के प्रभाव में अपना वोट दें। तो इस वक्त कांग्रेस का नारा विकास का है, कांग्रेस का नारा जनता को राहत पहुंचाने का है, और इनका नारा यह है कि आप हिंदू की तरह वोट कीजिए। जी जी, मैं एक चीज और जरा डॉक्टर साहब, ये तेलंगाना से जो खबरें आ रही हैं, मुझे लगता है कि तेलंगाना में कोई बहुत ही अप्रत्याशित भी होने की संभावना है। अप्रत्याशित इन द सेंस कि वहां कांग्रेस शायद बहुत अच्छा कर सकती है, अगर वो 30 को वहां वोट है और अभी काफी दिन है, और मुझे लगता है पूरा कांग्रेस का लाउड लश्कर पहुंच जाएगा तेलंगाना। और इस बार कांग्रेस बिल्कुल ठीक से, मतलब एक एक स्टेट में जाके ठीक से करके सारे लोग उसकी एक एफर्ट दिख रहा है। ये कोई इधर भाग रहा है कोई उधर भाग रहा है, ये नहीं दिख रहा है। मैं जरा तेलंगाना की पे आपसे एक टिप्पणी ले। ये तेलंगाना की कहानियां हैं, तेलंगाना की कहानी के 4 पहलू हैं। एक उसका पहलू यह है किस तरह से बीआरएस ने और चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना की राजनीति पर अपनी पकड़ खोई है और उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी डेवलप हुई है। दूसरी कहानी यह है कि कांग्रेस की किस तरीके से वापसी हुई है तेलंगाना में, और कांग्रेस सत्ता की प्रमुख प्रतिद्वंदी बनके, जिसकी संभावना यह भी है कि वो चुनाव जीत सकती है, सरकार बना सकती है, ये है। तीसरी कहानी यह है कि किस तरह भाजपा ने तेलंगाना को खोया है। और चौथी कहानी यह है कि कांग्रेस चुनाव ना जीत पाए, इसलिए एमआईएम और भाजपा और बीआरएस तीनों एक ही मकसद के लिए लड़ रहे हैं। तीनों के बीच में एक अघोषित समझौता है कि कांग्रेस को न जीतने दिया जाए। ये है तेलंगाना चुनाव की 4 कहानियां। जी जी जी, मैं अब एक चीज और प्रोफेसर साहब आ जाऊं
मुझे कभी कभी लग रहा है एक उत्तराखंड में एक बड़ी त्रासदी है। लेकिन सब लोग ये बता रहे हैं कि कितने हॉस्पिटल की बेड हो गई हैं। फिर खबर आ रही है कि वो जो स्ट्रेचर है उसमें पहिए लगे हुए हैं। फिर खबर आ रही है कि इतने, ये सब बहुत डिटेल आ रहे हैं कि खाना जा रहा है, खिचड़ी जा रही है, उसमें मूंग की दाल है, फिर उसमें ये दाल है, उसमें इतना घी डाला जा रहा है। ये सब खूब डिटेल आ रहा है। लेकिन बेसिक चीज, ये टनल ढही क्यों, ये टनल गिरी क्यों, इस पे बहुत चर्चा नहीं हो रही है, क्योंकि ये चर्चा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जी देखिए, अगर आप अखबारों को, टीवी की तो बात छोड़ दीजिए, टीवी पे तो कुछ आता नहीं है, काम की बात टीवी पे नहीं मिलती है। ज्ञान बढ़ाने की बात थोड़ी बहुत अखबारों में मिलती है, और अखबारों में इस सवाल के ऊपर काफी चर्चा हुई है। विद्वानों ने, पर्यावरणविदों ने और समझदार लोगों ने चर्चा की है कि ये जो घटना है, ये एक संदेश दे रही है, उस संदेश को समझने की जरूरत है। इसी तरीके से जब उत्तरकाशी में, दूसरी जगहों पर वो सब धरती में दरारें पड़ने शुरू हुई थी और पूरी की पूरी लग रहा था कि सब कुछ तबाह हो जाएगा है, और उन दरारों की वजह से बहुत चिंता पैदा हुई थी, फिर कुछ दिन की चर्चा के बाद में वो चीजें भी दब गई। तो वो उसने उस वक्त जो चिंताएं पैदा हुई थी, वो चिंताएं इस वक्त भी हो रही। आप देखिए, पहाड़ों को फाड़ रहे हैं, पहाड़ों में आप सुरंगें बना रहे हैं लगातार। वो सुरंगें कैसे बन रही हैं? उन सुरंगों को बनाने के लिए जितनी जांच पड़ताल की जरूरत होती है, क्या उतनी जांच पड़ताल की जा रही है? क्या पर्यावरण की दृष्टि से भी देखा जा रहा है या केवल व्यवसायिक दृष्टि से ही देखा जा रहा है? क्योंकि आधुनिकता जो होती है वो प्रकृति को नष्ट करती है। आधुनिकीकरण जो है ना, वो प्रकृति की कीमत पर होता है, सभी जगह होता है। यूरोप ने इस चीज को बहुत कीमत चुका के बहुत देर में समझा है, और एक बार जब समझ लिया है तो यूरोप में, जैसे एक पुरानी बिल्डिंग का भी अगर नवीकरण कोई करवाना हो, तो वहां पे वो बहुत कोशिश करते हैं कि पुरानी बिल्डिंग अपने पुराने स्वरूप में ही बनी रहे, और उसी में वो मरम्मत करके उसको कायम रखते हैं, बजाय इसके उसको गिरा दें और उसकी जगह एक नया मॉल बनवा दें। इस बात को लेकर यूरोप में, मैं कॉन्टिनेंटल यूरोप की बात कर रहा हूँ, मैं अमेरिका की बात नहीं कर रहा हूँ, अमेरिका दुनिया अलग तरह की है। और पश्चिमी यूरोप का जो फ्रांस और इंग्लैंड छोड़ दीजिए, या फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड, स्पेन, पुर्तगाल, इनको छोड़ दीजिए, जो कॉन्टिनेंटल यूरोप है, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ये जो पूरा इलाका है, इस पूरे इलाके में देखिए, वहां इस बात को लेके बहुत ही लोग नाजुक मिजाज हैं कि पुरानी चीजों को पुराने रूप में ही रखा जाए, उनको तोड़कर उनका उस तरीके से जो आधुनिकीकरण है वो तथाकथित आधुनिकीकरण न किया जाए, उनका कमर्शलाइजेशन न किया जाए। तो मैं तो वहां पर कई जगह ऐसे चाय घरों में गया हूँ, वो चाय घर सैकड़ों साल से बना हुआ है, उसमें उसी स्टाइल में, पुराने स्टाइल में ही वहां पे चाय मिलती है। तो ये जो बात है, ये भारत में आधुनिकीकरण की जो अंधी दौड़ है, उसका सबसे बड़ा असर पहाड़ों के ऊपर हुआ है, और पहाड़ बर्बाद होते चले जा रहे हैं। उसका समुद्र के जो बीचेस हैं, मतलब समुद्र के तट हैं जो भारत के, वहां भी उनका असर देखने को मिलता है, लेकिन वहां थोड़ा कम असर अभी देखने को मिलता है। वहां केवल गंदगी का बहुत प्रभाव है। लोग जाते हैं वहां पर भगदड़ मचाने के लिए, कबड्डी खेलने के लिए, बहुत गंदगी करते हैं वहां पर जाकर। बसों बसों भर भर के लोग आते हैं और समुद्र तटों को बर्बाद कर देते हैं। लेकिन पहाड़ों पे तो सरकार भी इस पूरे काम में भागीदार है पूरी तरीके से। और उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, ये दोनों इलाके बर्बाद हुए जा रहे हैं। मुझे लगता है शायद उटी पर उतना कुदृष्टि नहीं है, दार्जिलिंग पे उतनी कुदृष्टि नहीं है, कोडाई कैनाल पे शायद उतनी कुदृष्टि नहीं होगी, मुन्नार के ऊपर उतनी कुदृष्टि नहीं होगी। लेकिन ये जो उत्तर भारत का जो है, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, उसकी तो बहुत बुरी हालत कर रखी है, और पर्यावरण की दृष्टि से उसको देखा जाना चाहिए। और लोगों को अपना हाथ, जितना आधुनिकीकरण हो चुका है बस उतना काफी है, जितनी सड़क बन चुकी है उसको वहीं रोक देना चाहिए, ताकि ये कम से कम इलाके प्रकृति की गोद बने रहें। जी, मैं प्रोफेसर साहब एक चीज और, एक बहुत छोटी चीज जोड़ दूं। ये जो जितना ये है पहाड़ करहा रहे हैं, आप जाइए तो आपको लगता है करहा रहे हैं। आप 4 धाम परियोजना आप क्यों बना रहे हैं कि हम लोग हर गाड़ी से सर्राटे से आप क्यों पहुंच जाए केदारनाथ तक? मेरा मानना यह है प्रोफेसर साहब कि पर्यटन व्यापार है, धर्म आस्था है, और आस्था को व्यापार मत बनाइए। क्योंकि मुझे अगर पैदल चल के जाना होगा, मैं जाऊंगा। मैं 100 साल पहले भी मेरे गांव के लोग जाते थे केदारनाथ, बद्रीनाथ। क्यों मैं गाड़ी से वहां तक जाऊंगा? एक दूसरा, मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि उत्तराखंड में जो अभी हो रहा है, ये नहीं है कि अगर आप इंश्योर नहीं करेंगे तो दोबारा नहीं होगा। 41 लोग फंसे हुए हैं। अब वो ईश्वर से यही प्रार्थना है, क्योंकि रोज हो रहा है कि अगले 2 घंटे में निकल रहे हैं, 2 घंटे में निकल रहे हैं, उन लोग निकल आए। मैं एक चीज और जरा आपसे, क्योंकि ये थोड़ा
एक ऐसा प्रश्न है जो कई बार मैं सोचता हूं इस पे बात करूं, फिर होता क्या है कि लोगों को इसमें इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मुझे मुझे लगता है कि मेरा दायित्व है कि मैं आपसे थोड़ा इस पे समझ लूं। इजराइल ने अभी 2-4 दिन पहले लश्कर तोयबा को, जिसने 2008 में हिंदुस्तान के मुंबई अटैक किया था, उसको 15 साल बाद उन्होंने उसको बैन किया और उसको आतंकी संगठन घोषित किया है। ये 15 साल लगे इजराइल को, और इजराइल चाहता है कि हमास को, ये जब हम वो किए हैं उससे 2 दिन पहले हम कर दिए होते उसको बैन और आतंकी संगठन। मेरा कहना यह है कि हम इजराइल के बहुत बड़े दोस्त बनते हैं, उसको 15 साल लगते हैं एलईटी को, जो साफ साफ था कि क्या उन्होंने किया था, कि मुंबई में कैसी तबाही मचाई थी। हमास आप चाहते हैं, मैं थोड़ा इस पे एक छोटी टिप्पणी आपसे चाहूंगा। देखिए, ये जो भारतीय राजनीति का और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा का, भारतीय जनता पार्टी के नेशन बिल्डिंग के प्रोजेक्ट का एक तरह का इजरायलीकरण हुआ है। ये लोग भारत को एक विशाल का इजराइल में बदल देना चाहते हैं, जहां पर सुरक्षा एजेंसियों की का केंद्रीय महत्व हो, जहां पर जासूसी संस्था का राका और इंटेलिजेंस ब्यूरो का केंद्रीय महत्व हो, जहां पर भारतीय एजेंट जाएं विदेशों में और तरह तरह की कार्रवाइयां करें। अभी तक केवल फिल्मों में उनका रिप्रेजेंटेशन होता था, वो वास्तविक जीवन में भी उस तरह का हो। आपने देखा होगा अखबारों में, अमेरिका ने भारत सरकार से कहा है कि वो जो खालिस्तानी आतंकवादी पन्नू, हाँ, उसकी हत्या करने की कोशिश जो की गई है, तो भारत से पूछा है कि भाई आपका इससे क्या ताल्लुक है, तो भारत कह रहा है कि हम इस तरह की कार्रवाइयों में भाग नहीं लेते। लेकिन ये पहली बार नहीं हो रहा है, भारत के ऊपर इस तरह का आरोप पहली बार नहीं लगा है। ये आरोप विदेशियों द्वारा अक्सर लगाया जाता रहता है। और भारत, इससे पहले जिस व्यक्ति, नाम नहीं याद आ रहा है, जिस खालिस्तानी आतंकवादी की वहां पे हत्या हुई थी, वो भी इस तरह का आरोप लगाता, वो भी आरोप लगाता कि ये शायद इसमें भारतीय हाथ है। मैं नहीं कह रहा हूं कि इसमें भारतीय हाथ है, मेरे पास इसका कंफर्म करने का कोई साधन नहीं है। मैं तो मानता हूं कि भारत की सरकार और भारत इस तरह के कामों के लिए नहीं जाना जाता है, लेकिन ये भी इजरायली शैली है। ये जो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ का बुलडोजर है, मतलब ये बुलडोजर कहां से सीखा गया है? बुलडोजर से ही वेस्ट बैंक में लोगों के घर गिराए जाते थे। ये बुलडोजर का पूरा मुहावरा जो है ये भी हम लोगों ने वहीं से सीखा है। जनसंघ के जमाने से ये सब लोग इजराइल से बहुत प्रभावित हैं। भाई, इजराइल में एक धर्म का बोलबाला है, बहुसंख्यकवाद अपनी चरम स्थिति में है, फौज बहुत महत्वपूर्ण है, एक सिक्योरिटी सिंड्रोम है वहां पर, और खुफिया एजेंसियां, मोसैड वगैरह, ये सब वहां के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये और बिल्कुल सब लोग, छोटा सा देश है, वो लगातार सुरक्षा के खतरे से ग्रस्त रहता है। हर आदमी उस सुरक्षा की कार्रवाई में हिस्सा लेना चाहता है। इजराइल का हर व्यक्ति मोसैड के साथ है, हर व्यक्ति इजराइल की सेना के साथ है, उसकी आलोचना करने की कोई गुंजाइश वहां पे नहीं है। इस मामले में सब मतैक है, और उच्च कोटि का, बहुत परले दर्जे का पूंजीवाद भी है साथ में चुनाव लड़के सत्ता का बंटवारा भी होता है, सत्ता का फैसला भी चुनाव लड़के होता है। तो एक तरह से कथित किस्म का चुनावी लोकतंत्र है, एक तरह का धर्म है पूरी की तरीके से, फौज की प्रधानता है, खुफिया एजेंसियों की प्रधानता है। तो ये तमाम चीजें, और सुरक्षा सिक्योरिटी सिंड्रोम में बहुत बड़ा, ये सब चीजें इन लोगों को लगता है कि ये बिल्कुल आदर्श स्थिति है। अब चूंकि भारत बहुत बड़ा और विविध देश है, इजराइल को वैसा बना नहीं सकते, लेकिन पूरी कोशिश यही है कि किसी तरह भारत की राजनीति का और विमर्श का इजरायलीकरण हो जाए। ये सारी चीजें उसी के हिस्से के तौर पर है। नहीं, और बुलडोजर का तो आपको हद हो गई। राजस्थान में जब योगी आदित्यनाथ जी गए तो दोनों तरफ से बुलडोजर लगा के उनको कुछ गार्ड ऑफ ऑनर तब कल जो फोटो आई है कि दोनों तरफ से कई बुलडोजर लगाए गए थे और उसके बीच से उनका कैमल क्लॉड जा रहा था। तो ये खैर नहीं, लेकिन मैं इसको थोड़ा एक दो चीजें इसलिए पूछ लूं क्यों, ये जल्दी पूछा नहीं जाता है, हम और आप पॉलिटिकल उसमें घुसे। कतर में मैं आपको फिर बता दूं, जो 8 भारतीय पूर्व नौसैनिक थे उनकी अपील खारिज हो गई है, अपील की गई थी, अपील खारिज हो गई है। और ये सब लार्जर वही है, ये टकराव है कि इजराइल के साथ हम जा रहे हैं, Y2 U2 बनाया इधर। एक ये दूसरा इसी से रिलेटेड है, कश्मीर में आपका थम नहीं रहा है, और मुझे ऐसा लगता है जब तक आप वहां लोकल सरकार इलेक्शन करा के नहीं दोगे, थमेगा नहीं, रजौरी में फिर मारे गए 5 लोग। तो इन दोनों चीजों पे भी मैं एक टिप्पणी कर लूं, आपसे ले लूं, क्योंकि जनरली हम लोग इस पे बात नहीं करते।
देखिए कश्मीर नहीं, बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिन पे हम लोग बात नहीं करते, और कश्मीर में जो हो रहा है मीडिया उस पर बात करने से पूरी तरह परहेज कर रहा है। मेरे ख्याल से पब्लिक इंडिया के मंच पे आपको बार बार ये सवाल उठाने चाहिए, और आप उठाते भी हैं। कश्मीर का एक ऐसा सवाल है जहां पर जब से धारा 370 का वो हिस्सा खत्म किया गया है, इससे कश्मीर को विशेष दर्जा मिलता था, उसके बाद से गृह मंत्री की पूरी कोशिश है, भारतीय जनता पार्टी की समर्थकों की पूरी कोशिश है, ये दिखाएं कि कश्मीर में कितनी बेहतरी हुई है, और वहां के जो राज्यपाल हैं वो भी, उनसे भी बात कही जा रही है। लेकिन जब तक कश्मीर में जो अभी तक कश्मीर अपने पॉलिटिकल सोल्यूशन का इंतजार कर रहा है। केवल सदन में कानून पास कर देने से राजनीतिक हल नहीं होता है। जब तक वहां राजनीतिक प्रक्रिया को स्थानीय तौर से स्थानीय जोड़ के उसको गति नहीं दी जाएगी, और आप वहां बाकायदा चुनाव नहीं कराएंगे, वहां की लोकप्रिय सरकार नहीं बनेगी, तब तक वहां यही स्थिति बनी रहेगी। और ये काम करने में ये सरकार कोई डेडलाइन नहीं दे रही है। दरअसल कश्मीर के नेताओं को तमाम सरकार से पूछना चाहिए कि आप चुनाव की डेडलाइन दीजिए, कब चुनाव देंगे। अगर वहां सब कुछ ठीक है, अगर वहां आतंकवाद परास्त किया जा चुका है, अगर वहां की हिंसा जो है ऐसी स्पोरेडिक है और वो कोई खास मतलब एक प्रवृत्ति नहीं है वहां पर, तो आप कश्मीर में चुनाव कराइए, कौन रोकता है आपको? आप चुनाव कराइए, वहां की जो लोकप्रिय सरकार बनेगी, जिसकी भी सरकार बने, अगर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत सकती है तो जीत जाए, वहां पर क्या फर्क पड़ता है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, उससे लोग पूछेंगे कि आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तभी कश्मीर के जो नेता हैं, फारूक अब्दुल्ला, शेख अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती, इन सब लोगों की भी परीक्षा होगी कि वास्तव में ये पुराने किस्म के नेता ही हैं, या नई परिस्थितियों में भी इनका कश्मीर की जनता में या जम्मू उनकी जनता में कोई उनका हस्तक्षेप है, जिनको कराना चाहिए। दरअसल ये सबसे बड़ी कसौटी है, इस कसौटी पे इनका सभी कसा जाएगा। जी, क्योंकि एक जो जनरल फिर वही परसेप्शन बताया जाता है कि जम्मू के लोग बीजेपी के साथ हैं, लेकिन जितना मैं समझा हूं जम्मू को, इधर में जब गया हूं, कि जम्मू के लोग जम्मू कश्मीर के साथ हैं, और वो भी दुखी हैं 370 हटने के बाद जो डाउन साइज किया गया है उससे, ये जो टेकन, और इसीलिए शायद बीजेपी इलेक्शन नहीं करा रही है, क्योंकि उसको ये खतरा है कि कहीं हम यहां से हमारे हाथ से फिर से मामला ना निकल जाए। प्रो साहब, अगली बार जब हम लोग मिल रहे होंगे तब उसके अगले दिन तो काउंटिंग होगी। ये शायद हफ्ता बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तेलंगाना के बाद अब सिर्फ काउंटिंग के दिन रहेंगे। 2 तारीख को दर्शकों से फिर मुलाकात होगी। एग्जिट पोल आ चुके होंगे शायद 30 को। हाँ, 30 को एग्जिट पोल आ चुके होंगे। लेकिन चर्चा करेंगे, एग्जिट पोल पे चर्चा करेंगे। एग्जिट पोल तो थोड़ा मन बहलाना होता है, असली बात तो 3 को ही रहेगी कि क्या है क्या नहीं है। उनसे संदेश मिलते हैं, हाँ, पोल से संदेश मिलते हैं। और नहीं, मुझे ये मानना है साहब कि ये चीजें बहुत अहम होती जा रही हैं, क्योंकि हर इलेक्शन पे ज्यादा बड़ा देश के सामने सवाल खड़ा हो जा रहा है, और उसके प्रश्न इसी इलेक्शन, इसी लोकतंत्र पे, इसी संविधान से निकलेंगे, ये भी तय है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।